नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों कर्तव्य आखिर है क्या? तो दोस्तों हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, देश की सेवा करे और उसके जो उच्च आदर्श हैं देश के यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम की जो उच्च आदर्श हैं उनका सम्मान करे, अपने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत इत्यादि का सम्मान करे। तो दोस्तों कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक नैतिक कर्तव्य हो गया और एक नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य दोस्तों क्या कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि वो किस तरह के अपने अंदर विचार रखता है उन पर निर्भर करता है। और नागरिक कर्तव्य में दोस्तों जैसे अपने राष्ट्र के आदर्शों का सम्मान करना हो गया दोस्तों, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत इत्यादि का सम्मान हो गया। तो नैतिक और नागरिक दोनों में डिफरेंट हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों की जो फंडामेंटल ड्यूटी है वह किस देश के संविधान से इनको भारत के संविधान में लिया गया है। तो इसका दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों ये है कि इसका प्रावधान है यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ यानी जो आज का करंट का रसिया है या रूस, उसके उसके संविधान से इसको लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी को। और वहीं बात करते हैं इसका वर्णन कहाँ पर है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 ए में इसका वर्णन किया गया है और आर्टिकल है 51A। तो याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये कि इसका जो प्रावधान है वो यूएसएसआर या पूर्व सोवियत संघ से इसका प्रावधान लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4A में इसका वर्णन है और आर्टिकल 51A। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखनी है जी। फिर उसके बाद है दोस्तों क्या कहते हैं, और यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी एक बात बताता हूँ कि जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और ये पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों जो मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, क्या कहते हैं, यानी जो मूल संविधान था वहाँ पर उस समय इनको नहीं ऐड किया गया था। तो अब आपके मन में विचार होगा कि मान लो मूल संविधान में ये वर्डित नहीं थे, तो दोस्तों उसमें भी क्या कहते हैं इनको पहले डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया था। याद रखना दोस्तों, डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी मूल संविधान में ये नहीं थे मौलिक कर्तव्य। और इनको डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनमें इनको रखा गया था पहले। और तो इनको ऐड कब किया गया था, तो इनको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। यहाँ पर दोस्तों सिक्स है, क्या कहते हैं, इनको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको लाया गया था। अब चलते हम आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था, कैसे कैसे मतलब इनको जब भी क्यों लेकर आए, उससे पहले क्यों नहीं लेके आए। तो दोस्तों इनकी आवश्यकता कब महसूस हुई थी, तो 1975 से 1977 के जो आपातकाल है यानी जो आंतरिक आपातकाल है दोस्तों, उसके दौरान इनकी आवश्यकता महसूस हुई थी। और उस समय भारत में इंदिरा गांधी का शासन था, क्या कहते हैं, और इस समय इनकी आवश्यकता क्यों कि ये देश के अंदर यानी कुछ लोग थे जो अशांति फैलाने का कार्य कर रहे थे। तो इसीलिए उस समय इनको महसूस हुआ कि जिस प्रकार फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है लोगों के, उसी प्रकार इनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, जिससे देश में अनुशासन और प्रतिबद्धता बनाए रखी जा सके। और उसी के साथ क्या कहते हैं, जो फंडामेंटल राइट है और जो फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में बैलेंस यानी संतुलन बना रहे और असामाजिक गतिविधियों को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए इनको लाया गया था। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, असामाजिक गतिविधियां मतलब जैसे समाज में कोई कुरीतियां हो गई, अशांति हो गई, क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं शासन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके कारण इनको असामाजिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए इनको लाया गया था। और दोस्तों जितनी भी यानी कि जो हाइलाइटर्स है दोस्तों, जो वर्ड जितने भी हैं वो हैं, उनको तो आपको सभी को याद ही करना है। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, क्या कहते हैं, जी हाँ, 1976 में स्वर्ण सिंह, हाँ। अब इनको लाया कब गया था दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। और किसकी सिफारिश पर लाया गया था, तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति थी, जो सरदार स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे। इस समिति के माध्यम से इनको लाया गया था। और इसमें कुल कितने मेंबर थे दोस्तों, 12 मेंबर थे। आप इन 12 मेंबर को याद कर लेना तो अच्छी बात है, क्योंकि जो यूपीपीसीएल प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें मेंबर्स पूछे जाते हैं कि ये यानी कि ये इसके सदस्य हैं या फिर नहीं है, इसलिए। तो दोस्तों इसका रिकमेंडेशन दी थी, तो इसने दोस्तों 8 मूल कर्तव्य दिए थे दोस्तों, इसने क्या कहते हैं 8 मूल कर्तव्य दिए थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यहाँ पर 10 मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया यानी कि जोड़ा गया था।
फिर इसके जस्ट बाद क्या कहते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 में दोस्तों एक और अमेंडमेंट हुआ था जिसके माध्यम से क्या हुआ था 11वां मूल कर्तव्य यानी करंट में दोस्तों अब 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे दोस्तों और जो स्वर्ण सिंह समिति ने जो मूल कर्तव्यों का रिकमेंडेशन दिया था वो 8 मूल कर्तव्य दिए थे। तो वर्तमान की बात करें 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों क्या कहते हैं और जो 11वां है वो शिक्षा से संबंधित है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आपको इसका एक पॉइंट और याद रखनी है एक बात कि इसका जो नेचर है ना दोस्तों यानी इसकी प्रकृति तो वो कैसी है दोस्तों नैतिक और नागरिक जैसे मैंने अभी आपको बताया इसका जो नेचर है वो नैतिक और नागरिक वो दोनों में मैंने डिफरेंट आपको बता ही दिया ऊपर। अब हम क्या करते हैं दोस्तों मैं आपको अब फंडामेंटल ड्यूटी को दोस्तों ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको याद कराऊंगा क्या कहते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ और रिकमेंडेशन भी दिए थे जैसे कर अदायगी हो गया लेकिन इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा नहीं गया था इसीलिए इनको लेकिन जोड़ा नहीं गया था क्या कहते हैं एक दंड का प्रावधान किया था और यानी कोई व्यक्ति अगर फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानता है तो उसके लिए उसका सजा का प्रावधान भी किया जाए और एक कर अदायगी दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं इसीलिए एक कर अदायगी हो गया दोस्तों एक तो कर अदायगी हो गया क्या कहते हैं और एक दंड का प्रावधान हो गया दोनों आपको याद करने हैं दोस्तों। फिर इसके बाद अब हम इनको याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरे नहीं लिखे हैं यानी उनकी थ्योरी पूरे उनकी जो थ्योरी है मैंने जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको मैंने कंप्लीटली नहीं लिखा है तो आप उनको एक बार चेक कर लेना अपने नोट्स में जाकर के फंडामेंटल ड्यूटी जो क्या है मैंने यहाँ पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिए हैं जिससे आपको ये है कि अगर वो एग्जाम में आता है तो आप आराम से उसको कंप्लीटली कर सकते हैं यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव यानी जो टिक है उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो ट्रिक सिंपल है दोस्तों आपको ABCD आनी चाहिए बस और उसके नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है वो जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो ए यानी फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है ए फॉर मींस दोस्तों एंथम हो गया एंथम मतलब राष्ट्रगान हो गया। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी एक कहती है दोस्तों क्या कहते हैं कि अपने जो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत हो गया यानी अपने संविधान का आदर करो दोस्तों और अपने राष्ट्रगान हो गया राष्ट्रगीत हो गया यानी जितने भी नेशनल एंथम हो गए नेशनल सॉन्ग हो गया उनको आपको उनका आदर करना है दोस्तों ये एक नागरिक कर्तव्य है, वही मैंने बताया कि इनका तो भाई दोस्तों आपको आदर करना पड़ेगा इनका आदर नहीं करोगे तो सजा मिलेगी फिर और क्या क्या कहते हैं कानून के द्वारा। और दूसरा है दोस्तों क्या कहते हैं दूसरा तो दूसरा बी से दोस्तों बी से हो गए बापू दोस्तों बापू का मतलब होता है महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम थे लेकिन यहाँ पर हम स्वतंत्रता संग्राम के हम सभी जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके उच्च आदर्श हो गए जैसे भगत सिंह हो गए राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद हो गए क्या कहते हैं महात्मा गांधी जितने भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जितने भी स्वतंत्रता संग्राम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। अब दोस्तों जिस व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य है नैतिक मीन्स इनको वो माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंडेंस करते हैं यानी उनका पालन नैतिक कर्तव्य मतलब होता है जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श हो गए दोस्तों वो डिपेंड करता है व्यक्ति अगर इन आदर्शों के अकॉर्डिंग चलता है या फिर इनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो डिपेंड करता है उसके मोरल थिंकिंग पर यानी नैतिक विचारों पर उनका वो करता है। फिर सी से हो गया दोस्तों तो फ्री सी सी होता है मतलब तीसरा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो दोस्तों वो सी से है। सी की फुल फॉर्म हो गया मतलब सी से हो गया दोस्तों कंप्लीट यूनिटी मतलब देश की एकता अखंडता और संप्रभुता यानी यूनिटी का मतलब तो होता है दोस्तों एकता कंप्लीट यूनिटी यानी देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को संप्रभुता दोस्तों याद रखना है आपको कंप्लीट यूनिटी से एक वर्ड याद रखना है ओनली एकता। तो जो तीसरे फंडामेंटल ड्यूटी उसमें देश की एकता अखंडता और संप्रभुता क्या कहते हैं उनकी उनको अच्छे में रखना है। फिर वही दोस्तों बात करते हैं फोर्थ वाले पे तो फोर्थ हमारा डी है डी फोर हो गया डिफेंस हो गया डिफेंस मतलब होता है रक्षा दोस्तों तो अपने देश की रक्षा करो और आह्वान किए जाने पर उसकी सेवा करो तो फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी ये है उसमें डिफेंस यानी रक्षा आपको याद रखना है बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है क्या कहते हैं ई ई पांचवें नंबर पे वैसे भी लेटर्स में आता है तो यहाँ पर है इक्वालिटी क्या कहते हैं इक्वालिटी मीन समानता दोस्तों। तो हर व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए यानी इनको समानता का अधिकार होना चाहिए और
और इनको जैसे उसमें इसमें दिया है दोस्तों महिलाओं के लिए भी कोई जो बुरी कुरीतियाँ हैं क्या कहते हैं, उनसे उनको दूर रखा जाए क्या कहते हैं, यानी उनका भी आदर करना चाहिए। ये इसी से रिलेटेड है, बस आपको एक वर्ड याद रखना है समानता, क्योंकि उसमें फंडामेंटल ड्यूटी में समरसता करके एक वर्ड आता है 5वें में इसीलिए। अब बाकी का आप चेक कर सकते हो, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी को 11 को निकाल कर एक बार आप उसको रीडिंग कर सकते हो। और फिर यहाँ पर है दोस्तों ये नागरिक कर्तव्य क्या कहते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं 6 वाले पे। तो 6 से आता है दोस्तों एफ, और एफ होता है दोस्तों फैंसी, फैंसी मीन्स होता है संस्कृति। तो ये 6 फंडामेंटल ड्यूटी है वो संस्कृति से संबंधित है, यानी हमारी संस्कृति, यानी अपने संस्कृति की रक्षा करनी है। तो आपको बस एक कॉमन वर्ड याद रखना है कल्चरल, यानी कल्चर संस्कृति याद रखना है आपको और कुछ नहीं। 7 आता है दोस्तों जी से, और जी मीन्स होता है दोस्तों ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है हरियाली, और वहीं से अगर बात करें हरियाली, तो ये किसका पार्ट होता है दोस्तों, इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो अपने प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है, यानी प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट का। तो आपको ये याद रखना है क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट वर्ड याद रखना है दोस्तों। 7 नंबर पर क्या कहते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये एक नैतिक कर्तव्य क्या कहते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना दोस्तों व्यक्ति के ऊपर कि वो अपने पर्यावरण का संरक्षण करता है या उसको दूषित करने में लगा है या क्या कर रहा है। तो वो उसके मोरल थिंकिंग पर दोस्तों डिपेंड करता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, हमारा 8 नंबर आता है दोस्तों ह्यूमैनिटी क्या कहते हैं, एच। एच पर हो गया दोस्तों ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। तो इसमें दोस्तों मानवता, आपको ह्यूमैनिटी एक वर्ड याद रखना है, क्योंकि 8वें पे यही आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता हो गया। जी दोस्तों नैतिक कर्तव्य, यानी मैंने यहाँ पर कंप्लीटली नहीं लिखे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप रटोगे ना तो एक दिन रट लोगे, अगले दिन फिर भूल जाओ, इसलिए एक ट्रिक के माध्यम से याद करो, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और अच्छी तरह से आप उनको कभी भी फिर भूलो ना। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 9th नंबर पे। तो 9th नंबर पे दोस्तों आई, आई फॉर हो गया दोस्तों इनकम हो गया, और यहाँ पर नो वायलेंस से क्या कहते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों अपनी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो और हिंसा से दूर रहो क्या कहते हैं। यानी आई फॉर, सिर्फ आप आई से याद रखना इनकम ओनली, अपनी सार्वजनिक संपत्ति, जो संपत्ति बढ़ा रहा है, अपनी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो और हिंसा से दूर रहो क्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 10th वाला जो जे करके, जे 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 से हो गया दोस्तों जॉइंट एक्शन मतलब जुड़कर प्रयास। इसका मतलब उसमें 2 वर्ड आएंगे दोस्तों, एक तो व्यक्तिगत आएगा और एक सामूहिक आएगा, दोनों मिलकर यानी कि कार्य करते हैं। तो आपको याद रखना है व्यक्तिगत और सामूहिक, ये दोनों वर्ड याद रखने हैं दोस्तों 10th वाले में। बस ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इनको याद करते हो ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 101% कि फंडामेंटल ड्यूटी जितनी 11 हैं, मुझे इतना पता है कि इनको देखने के बाद अगर आप सॉल्यूशन करोगे ना तो आपका वो गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट 11 जिसको हमने 86 अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से इनको ऐड किया गया था। तो वो क्या है दोस्तों, वो किड्स एजुकेशन है, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का दायित्व तो माता पिता का है। यानी पेरेंट्स का भी कर्तव्य होता है कि दोस्तों अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसको उसको प्रोवाइड कराए क्या कहते हैं। तो ये तो भाई दोस्तों हमने याद किया, फंडामेंटल ड्यूटी हमने कंप्लीट याद कर ली, और हमने दोस्तों उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद कर लिए। अब हम आगे चलते हैं जो एग्जाम में यूपीपीसीएस से रिलेटेड कुछ पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या करना है, ये तो मैंने मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखा है दोस्तों, जो फंडामेंटल ड्यूटी के जो इम्पोर्टेंस है इनको आप छोड़ देना, क्योंकि हमारा स्पेशली फोकस किस पर, प्रीलिम्स पर है दोस्तों, जो 6 दिसंबर को पेपर होगा उस पर है। इसलिए आप इसकी विशेषता जो इम्पोर्टेंट है इनको याद रखना है क्या कहते हैं, इनका फीचर्स है तो उसको याद रखना है दोस्तों, आपको फीचर्स को क्या कहते हैं। तो एक तो दोस्तों ये न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य मतलब और गैर प्रवर्तनीय है, मतलब अगर फंडामेंटल ड्यूटी का हनन होता है या इनके साथ कुछ भी होता है तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, मतलब इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पर भी नहीं जा सकते। सिंपल सा इतना याद रखना है ये, क्योंकि जो पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी के बाध्य योग्य है या फिर न्याय योग्य है, तो आपको करना है नहीं। तो ये याद रखना। दूसरा है दोस्तों कि ये कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी जो अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो उसके कुछ विदेशियों को भी उसके अधिकार मिले हैं और अपने भारतीयों को भी। और वहीं अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो ये केवल और केवल, केवल और केवल ये भारतीय नागरिकों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए, ये याद रखना है आपको। जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। फिर वही बात करते हैं हम नेक्स्ट इसके तो कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, यानी इसमें 7 नैतिक कर्तव्य हैं। तो कुछ नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य दोस्तों 4 है। एक ए नंबर पे आता है, ई नंबर पे इक्वालिटी हो गया, आई नंबर पे इनकम हो गया और के किड्स एजुकेशन हो गया।
ये आपको याद रखनी है कि ये चारों नैतिक कर्तव्य हैं, नागरिक कर्तव्य हैं और बाकी के जो 7 है वो नैतिक कर्तव्य हैं। तो उसके बाद वे उन मूल्यों को संदर्भित करती हैं जो भारतीय परंपरा और प्रथाओं का हिस्सा है। मतलब ये जो अपने फंडामेंटल ड्यूटी है, ये परंपराओं को और प्रथाओं का हिस्सा है, यानी संदर्भित करते हैं। जैसे अपनी परंपराओं को मानते आ रहे हैं तो क्या व्यक्तियों के कर्तव्य हैं, यानी उनके मॉरल थिंकिंग है, क्या कहते हैं। और फिर वही बात करते हैं, ये कर्तव्य अनेक स्रोतों से विहित लिए गए हैं। मतलब ये कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो अनेक स्रोतों से, यानी कई देशों के संविधान या फिर कई स्रोतों से मिलकर इनको ग्रहण किया गया है, याद रखना। अब वही बात करते हैं दोस्तों, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं। वही बात करें दोस्तों, कर्तव्य जो इसका इम्पोर्टेंस है, इसको आप याद मत करो क्योंकि ये मेंस के लिए, इसलिए इनको वैसे एक बार पढ़ लो, जरूरी है। तो ये नागरिक चेतना को बढ़ावा देते हैं और समाज के प्रति नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना प्रोत्साहित करते हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों, कर्तव्य से अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ढंग से पालन करता है तो नागरिक चेतना को बढ़ावा देगा और उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर एक जिम्मेदारी आएगी। जैसे उसका कर्तव्य है कि उसको डेली सुबह उठकर दौड़ करने जाना है, आके फिर खाना खाना है, खाना खा के फिर उसको स्टडी करने के लिए जाना है। तो ये सब उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों। तो उसकी भावना को भी प्रोत्साहित करता है और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देता है। अधिकारों के साथ सामंजस्य भी मैंने बताया आपको, फंडामेंटल राइट के साथ ये क्या करता है, बैलेंस बनाता है, सामंजस्य रखता है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को संरक्षित करता है। वही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को संरक्षित करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और न्यायपालिका की सहायता करते हैं और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं और लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। तो इनको दोस्तों आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये प्रीलिम्स में आए, इसलिए इनको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके फीचर है, इनको याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंस है, क्या कहते हैं इसमें खासकर दोस्तों। ये तो इम्पोर्टेंस है ही, तो फर्स्ट और सेकंड वाला ये तो मोस्टली इम्पोर्टेंस है दोस्तों, इनको तो आपको याद ही रखना है। अब चलते हैं, इससे कुछ वर्मा समिति की टिप्पणियां थी दोस्तों, उनको भी देखते हैं क्या क्या टिप्पणियां थी। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार हो गए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये वर्मा समिति की दोस्तों टिप्पणियां थी, इनको वो करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों श्री श्री रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ मामला 2003 में आया था। इनकी डेट और ईयर याद रख, मतलब ईयर याद रखनी है और इनकी केसेस याद रखनी है। श्री रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं को न केवल कानूनी प्रतिबंधों के माध्यम से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों के माध्यम से भी बरकरार रखा जाना चाहिए दोस्तों। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों के माध्यम से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों के माध्यम से भी बरकरार रखा जाना चाहिए। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया था। तो इनको बस याद रखना है कि ये वर्मा समिति की टिप्पणियां थी दोस्तों, जी यहाँ पर इनको याद रखना है, क्या कहते हैं। जो वर्मा समिति आई थी वो कब आई थी, 1919 में। सॉरी, जो वर्मा समिति आई थी वो आई थी 1999 में, 1999 में। इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या आया था। तो एक तो केसेस ये है दोस्तों, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में आया था। तो किससे संबंधित है दोस्तों, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज इत्यादि इनका आदर करना है। तो इससे संबंधित है दोस्तों, इसका याद रखना है। सेकंड है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, 1955 में आया था। इसको याद रखना है, डेट याद रखनी है, खासकर ईयर, सॉरी ईयर याद रखनी है। फिर एक है विधि वित्त क्रियाकलाप निवारण एक्ट 1976 दोस्तों, इसको याद रखना है। और उसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो तो आया था आपको पता है, 1972 में आया था। पर्यावरण से संबंधित है, वन्य जीवों से संबंधित है। ये क्या कहते हैं, उनके प्रोटेक्टिव के लिए, जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाया गया था। 19 इसके माध्यम से नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व इत्यादि का वो किया गया था सृजन। फिर यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में आया था, इनको याद रखना है जी। पर्यावरण से संबंधित है दोनों। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में और हम बात करेंगे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। बाकी इनकी ईयर याद रखनी है और इनको याद रखना है कि जो वर्मा समिति की टिप्पणियां थी, इनको याद रखना है। उसकी सिफारिश थी कि मतलब इनको भी लागू किया जाए। फिर उसके बाद
प्रमुख केस थे इससे संबंधित। एक मोहन कुमार सिंघानिया केस था 1991 में आया था, और एक था रामलीला मैदान घटना केस 2012 में आया था। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया प्रीलिम्स। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन अगर फंडामेंटल ड्यूटी से आता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दोस्तों आप इसमें से आराम से कर सकते हो। जो फंडामेंटल ड्यूटी और यूपीपीसीएस में भी आता है ना दोस्तों सवाल, तो उनको भी आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये विकास की अगर बात करें दोस्तों, तो ये विकास मेंस का टॉपिक ज़्यादातर है क्या कहते हैं, लेकिन आप इसको याद रख लेना। अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया तो ये 1975 से 77 के दौरान जो आंतरिक आपातकाल है दोस्तों, उसके माध्यम से इनकी आवश्यकता महसूस हुई थी। जब देश में शांति का दौर चल रहा था, तो राष्ट्रपति वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन्होंने राष्ट्रपति रूल लगाया था उस समय।